वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बिल एमाइन रिएक्शन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन, ऐसा ही ना युद्ध पे लड़ने जा रहे हो, ऐसा नाम है। चलो चढ़ाई कर दो, कार्बिल एमाइन रिएक्शन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। जैसे का दूसरा नाम है आइसो साइनाइड टेस्ट, इसी का दूसरा नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो स्पीशीज बनने वाली है वो आपकी आइसोसाइनाइड ही बनने वाली है, चाहे वो एलिफेटिक हो, चाहे वो एरोमेटिक हो, आइसोसाइनाइड ही बनने वाली है। और आइसोसाइनाइड का ये नाम क्या है? कार्बिल एमाइन। लास्ट ईयर बताया था आपको, आइसोसाइनाइड को क्या बोलते हैं? कार्बिल एमाइन। और इसकी स्मेल इतनी खराब होती है, भक्त हो गए तुम लोग लेबोरेटरी छोड़ के, हम हिंदी के आना में याद कर रहे हैं, वेरी फाउल स्मेल बनेगा और तुरंत पहचान लोगे कि आइसोसाइनाइड का बन गया है। लैब छोड़ के सीधे रखोगे, पानी में के माउथ वॉश करोगे, कहोगे आज कल हमें नहीं आना चाहिए, वेरी फाउल स्मेल। आइसोसाइनाइड टेस्ट इसको हम कहते हैं, वेरी फाउल स्मेल होती है, पंजेंट नहीं होती, फाउल। पंजेंट नहीं होती कि नाक में चुभे लगे हमें, वो होती पंजेंट स्मेल, लेकिन इसकी तो बहुत गंदी स्मेल होती है, वेरी फाउल स्मेल। सड़ी हुई मछली जैसी समझो आप, इस प्रकार से। कार्बिल एमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, पहले इसके बारे में सुन लो। एक किसका टेस्ट है? एक है, ये तो बनने वाला है, ये तो प्रोडक्ट का नाम लिख दिया हमने यहाँ पर, ये इस रिएक्शन में बनने वाला है, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, यह प्रोडक्ट है भैया, ये प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? कार्बिल एमाइन, है ना। कई लोग इसी गलतफहमी में रहते हैं कि कार्बिल एमाइन साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इस रिएक्शन, जैसे रीमर डीमर तो साइंटिस्ट के बेस पे हो गए, लेकिन ये सोचते हैं कि कार्बिल एमाइन की साइंटिस्ट का नाम नहीं, ये प्रोडक्ट के बेस पे इसका नाम आया है। इसका प्रोडक्ट क्या है? कार्बिल एमाइन। आइसोसाइनाइड को हम क्या बोलते हैं? इसको बोल देंगे एल्किल कार्बिल एमाइन या एल्किल आइसोसाइनाइड, इसको बोल देंगे एरिल कार्बिल एमाइन या एरिल आइसोसाइनाइड, तो प्रोडक्ट का नाम है। अब सबसे बात, ये टेस्ट देता कौन है? ऑब्जेक्टिव में भी एक नंबर का, एक रिएक्शन सेम चैप्टर 14 में है, अब चैप्टर 13 हो गया। चैप्टर 13 में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, चैप्टर 13 में सेम रिएक्शन, तो वहाँ से वही एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें 3+1 रखा गया है, तो वहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कार्बिल एमाइन रिएक्शन इज गिव्ड बाय व्हिच एमाइन। ध्यान रखना, सिर्फ 1 डिग्री की एमाइन ही ये रिएक्शन देती है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। कौन सी डिग्री की एमाइन देती है रिएक्शन? सिर्फ 1 डिग्री प्राइमरी एमाइन, चाहे वो एरोमेटिक हो, चाहे वो एलिफेटिक हो, चाहे वो एरोमेटिक हो। 1 डिग्री की एमाइन रिएक्शन देती है, 2 डिग्री की एमाइन और 3 डिग्री की एमाइन इस रिएक्शन को नहीं देती, इस बात को ध्यान रखिए। तो हम क्या बताने वाले हैं आपको? आपसे पूछ ले भाई कार्बिल एमाइन टेस्ट और भाई कार्बिल आइसोसाइनाइड टेस्ट, which फंक्शनल ग्रुप कैन बी डिटेक्ट। ये आपका पता है ना, अगर आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है फंक्शनल ग्रुप का, इस साल क्या आएगा? आप ये वाला पढ़ लो, कार्बिल एमाइन, यही रिएक्शन लिख देना, यही टेस्ट बता देना। उसमें कार्बोनिलिक एसिड का भी आता है, अभी हम सिखाएंगे आपको, टॉलरेंस सीजन टेस्ट, बैलेंस सॉल्यूशन टेस्ट, है ना। कार्बोनिलिक एसिड का भी आता है, फिनॉल का भी आता है, एल्कोहल का तो हमने एक आपको बता दिया, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, है ना। एल्कोहल का, एल्डिहाइड कीटोन का भी बताया है ना, अभी आपको बता देंगे, तो वो होता है। लेकिन ये जो 1 डिग्री एमाइन का या प्राइमरी एमाइन का या एरो, सबसे बेस्ट एरोमेटिक एमाइन हमारी कौन है? एनिलीन। इसका जो सबसे बेस्ट टेस्ट है, आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल में देखिएगा, उसमें भी लिखा हुआ है, वो है कार्बिल एमाइन रिएक्शन और कार्बिल एमाइन टेस्ट, ऐसे तो बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो बाय दिस टेस्ट
we can detect the given amine is primary or not. हम सब इतना डिटेक्ट कर सकते हैं कि दी हुई एमाइन 1 डिग्री है कि नहीं, ये डिटेक्ट नहीं कर सकते कि 2 डिग्री की 3 डिग्री, अगर 1 डिग्री होगी तभी वो टेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा, अगर हमसे कोई 3 टेस्ट ट्यूब भर दे और कह रहे हैं कि इनमें से कोई एक में 1 डिग्री एमाइन है, एक टेस्ट लगा देंगे, जिसमें टेस्ट हो जाएगा उसमें वाली कौन सी होगी 1 डिग्री एमाइन। पर अब बची हुई दो में से हम ये नहीं बताएंगे पर ये कौन सी 2 डिग्री है कौन सी 3 डिग्री है, ये हम नहीं बता सकते। हम ये से बता सकते हैं कि दी गई एमाइन गिवन एमाइन 1 डिग्री है कि नहीं है। ध्यान रखिएगा 2 डिग्री 3 डिग्री का हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन इसमें भी यहाँ पर एक ड्रॉबैक्स है, एक लूप होल है यहाँ पर भी। वो क्या, हम ये तो बता सकते हैं कि गिवन एमाइन 1 डिग्री है, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब इसका नहीं हो सकता, हमें हो सकता है ये 3 और 2, लेकिन उससे भी बता सकते हैं कि 1 डिग्री कौन है, 2 3 का अंदर। मान लीजिए इसमें 1 डिग्री एमाइन है और इसमें भी 1 डिग्री एमाइन है, एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइन और एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन। क्या हम इस टेस्ट के द्वारा ये बता पाएंगे कि कौन सी एलिफेटिक एमाइन है कौन सी एरोमेटिक, क्योंकि दोनों में टेस्ट लग जाएगा। तो हम इसके द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन को तो सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइन और एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन को सेपरेट नहीं कर सकते थे। इसका ड्रॉबैक इस रिएक्शन का, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन या इस टेस्ट को दे देंगे, दोनों में ही टेस्ट लग जाएगा, दोनों से स्मेल आएगी, तो नहीं बता पाएंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए द रिएक्शन और टेस्ट direction or test is used to distinguish to distinguish between 1 degree among 1 degree 2 degree and 3 degree amine. The rational test is used to distinguish among 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. Because only 1 degree amine, because only 1 degree amine gives the test. चाहे वो आपकी एलिफेटिक हो और एरोमेटिक हो, whether it is एलिफेटिक और एरोमेटिक। The reaction or test is used to distinguish among 1 degree, 2 degree, 3 degree amine, because only 1 degree amine gives the test, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। यहाँ तक क्लियर है। नीचे स्टार लगा के लिखिए, स्टार लगा के नहीं, इसी के नीचे लिखिए however by this test, we cannot distinguish we cannot distinguish between
एलिफेटिक ब्रैकेट में लिखिए R2 एलिफेटिक एंड एरोमेटिक ब्रैकेट में लिखिए AR2 लिखिए 1 डिग्री मतलब प्राइमरी है ना, 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी है amines. However, by this test, we can't distinguish between aliphatic and aromatic 1 degree amines. क्या आपको हमने अभी तक जो बातें समझाई वो क्लियर होगी? हाँ, देखो बहुत धैर्य के साथ चल रहे हैं। अभी तक तो हम कराते थे 20 लेक्चर, लेकिन इतने धैर्य के साथ इसलिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो कंफर्म हो जाए, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ में डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको सब कुछ बताया। तो इस टेस्ट के द्वारा हम अभी प्रैक्टिस भी करा देंगे। क्या पता कर सकते हैं गिविंग अमाइन 1 डिग्री और नॉट, सिर्फ इतना पता कर सकते हैं। बट और ये भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में से हमारी कौन सी 1 डिग्री अमाइन है, लेकिन फिर उसके बाद भी पता कर सकते हैं कि कौन 2 डिग्री है कौन 3 डिग्री है। साथ में 1 डिग्री अमाइन को तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन 1 डिग्री एलिफेटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कोई हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब रखते वो कह रहे इसमें से कहीं एक 1 डिग्री अमाइन है, जिसमें टेस्ट कर जाएगा वो 1 डिग्री अमाइन हो जाएगी। लेकिन एक हमारे पास 2 ट्यूब रख दी और कहा कि इसमें से किसी में एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन है और किसी में एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन है। अब क्या हम इसको काबिल माइन रिएक्शन से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम नहीं बता सकते कि किस में एलिफेटिक है और किस में एरोमेटिक है, क्योंकि दोनों ही टेस्ट लगा जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए रिएक्शंस करते हैं। देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये देखिए हमने एलिफेटिक है 1 डिग्री अमाइन है ना, 1 डिग्री अमाइन है। अब मैथिल अमाइन है, मैथनामाइन, कॉमन नेम एल्किल अमाइन, आईपीएसी नेम एल्केन का ई ड्रॉप करके क्या लगा देते हैं अमाइन। तो मैथिल अमाइन है तो मैथिल आइसोसाइनेट बनेगा, एथिल अमाइन है तो एथिल था। तो 1 डिग्री अमाइन लेनी है और इसकी रिएक्शन किससे करनी है? क्लोरोफॉर्म से, CH3। बेस फिर से आप KOH भी ले सकते हो, NaOH भी ले सकते हो, जो आपको लेना हो इस रिएक्शन में ना। आप KOH भी ले सकते हो, NaOH भी ले सकते हो, जो आपको लेना हो। और रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है ना। ये क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म। तो देखो रिएक्शन देखिए सबसे पहले 3K3Cl क्या निकल गया 3KCl। क्लियर है? 3K3Cl क्या निकल गया 3KCl। कितने OH बचे? एक H और एक OH, कितना H2 होता है? H2। तो 3OH दिख रहे हैं क्या? 3H दिख रहे हैं कहीं से आपको? प्रोडक्ट पता है आपको क्या बनने वाला है? एल्किल आइसोसाइनेट। तो देखो कितने H2 निकलेंगे, 2 1 3H और 3OH। कितने H2 निकल गए? 3H2 निकल गए। क्लियर है ना कहाँ से निकले? क्लियर? 2 1 3H और 3OH, तो ये 2H, ये 8H और 3OH। अब बचा क्या? चेक करो, R N and C, यही बचा ना।
ये क्या बन गया हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड या एल्किल कार्बिल एमाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसी का दूसरा नाम क्या होगा एल्काइल कार्बिल एमाइड। अब देखो जैसे यहाँ पर हम R के प्लेस पे समझना बात आपको कर लेना है रिएक्शन घर पे मैथिल लेंगे तो क्या बनेगा हमारा मैथिल कार्बिल एमाइड। सैनाइड लेंगे ज्वार लेंगे वही याद जाएगा, मैथिल लेंगे तो क्या बनेगा मैथिल कार्बिल एमाइड, मैथिल आइसोसाइनेट। अगर हम यहाँ पर एथिल लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा एथिल कार्बिल एमाइड या फिर एथिल आइसोसाइनेट। इतना नोट करो, वही रिएक्शन कंप्लीट करके लानी है आपको घर से दोनों, मैथिल कार्बिल एमाइड एंड एथिल कार्बिल एमाइड बना के लानी है आपको। बन जाएगी ना कि कर दें हम, जलना छोड़ देगा। और भी बना सकते हो जो बनाना हो प्रोपेन एमाइड है ना, लेकिन 1 डिग्री की है ना। इसकी सबसे फेवरेट रिएक्शन बता देते हैं। यहाँ तक क्लियर है, जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए इसकी सबसे फेवरेट रिएक्शन बता देते हैं। कभी भी कार्बन एमाइन रिएक्शन 1 नंबर में पूछे या सिर्फ आप कर कोई भी सकते हो, लेकिन सबसे फेवरेट जो रिएक्शन है इसकी वो 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन की है। क्या है 1 डिग्री? ये तो 1 डिग्री एमाइन है ना, और इसका नाम क्या है एनिलीन। ये तो 1 डिग्री एमाइन। तो आपको हम बताते हैं कभी भी 1 मार्क्स में आए तो फिर आप यही वाली करना है, एनिलीन वाली करना, और ज़्यादा नंबर में आए तो फिर आप कितनी भी कर सकते हो ना। क्यों? उसमें नंबर नहीं मिलेंगे जो नहीं रहेंगे ना, लेकिन सबसे फेवरेट इसलिए है ना, इसलिए हम बताना आपको। क्या हो जाएगा यहाँ आर के प्लेस पे क्या आ जाएगा ए आर, ये आ जाएगा ना, आर के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा ए आर आ जाएगा। तो आर के प्लेस पे ए आर लिख दो, हमारा ए आर। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप एमसी, हम ऐसा इसलिए रखते हैं, अच्छा लगता है देखने में, खाली खाली सा लगता नहीं तो वैसे अच्छे लगने लगते हैं, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। फेनाइल आइसोसाइनाइड सब तरीके फाउल स्मेल लिख लेना। जैसे का दूसरा नाम क्या हो जाएगा फेनाइल कार्बिल एमाइड। बहुत फाउल स्मेल होती है। सब डेटाबेस में जितने भी बनाए हैं अभी सब तो इसका कन्वर्जन जो आया है एग्जाम में वो यही आया है सबसे ज्यादा, एनिलीन टू फेनाइल आइसोसाइनाइड, इसका सबसे ज्यादा कन्वर्जन यही आया है।
एनिलीन फिनाइल आइसोसाइनाइड। चलिए कुछ इससे रिलेटेड एग्जाम की कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों को। अच्छा आप मुझे बताइए एल्कोहल की डिग्री किससे पता करते हैं, हेलो एल्केन की डिग्री किससे पता करते हैं, और एमाइन की डिग्री किससे पता करते हैं। क्यों हमने बोल दिया, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हम देने वाले हैं उस पर डाउट आएगा। नहीं तो हमेशा एल्कोहल की डिग्री हाइड्रोक्सी ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है उसकी डिग्री से पता की जाती है। अगर कार्बन 1 डिग्री का है तो एल्कोहल भी जिस ग्रुप से जिस आप कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री से एल्कोहल की डिग्री पता की जाती है कि 1 है कि 2 है कि 3। इसी प्रकार जो हेलो एल्केन होते हैं उनकी भी डिग्री किससे पता की जाती है, कार्बन की डिग्री से। लेकिन जो एमाइंस होती हैं, ध्यान से सुनिए बात, तो आगे जो क्वेश्चन करने वाले वो गलत होने वाले हैं। जो एमाइंस होती है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री क्या है। एमाइन की डिग्री किससे पता की जाती है, मैथ्यू की डिग्री से, ध्यान रखिए। ठीक है, लिखिए आइडेंटिफाई अमंग ऑल, आइडेंटिफाई अमंग ऑल which will give carbon amine reaction or test। Identify among all which will give carbon amine reaction or test। Identify among all which will give carbon amine reaction आइसोसाइनिक टेस्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन इनमें से आपका कार्बन एमाइन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा। तो हम लिखते हैं मॉलिक्यूल, जो टेस्ट देगा तो उसका टेस्ट देख लेना, जो नहीं देगा तो उसके सामने क्रॉस लगा देना। ठीक है, जो टेस्ट देगा उसके हमें टिक लगा देना यस का कि हमें टेस्ट देंगे, और जो टेस्ट नहीं देगा उसके हमें क्रॉस लगा देना। रिएक्शन तो बनी जाएगी करते। इनमें से किसी के नेम नहीं पता हो तो बताओ, मैं बता दूं। मैथिलेमाइन, मैथनामाइन, एथिलेमाइन, एथनामाइन, इसका नाम बता देगी बाहर। नॉर्मल प्रोपेन एमाइन या प्रोपेनामाइन, 1 प्रोपेनामाइन, इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपेनामाइन या 2 प्रोपेनामाइन, है ना। इसका नाम जानते हो आप लोग, एनिलीन। देखिए एनिलीन में मैथिल ग्रुप जुड़ गया तो इसको बोलते हैं एन मैथिल एनिलीन, एन मैथिल एनिलीन।
एन क्योंकि मैथ एन से जुड़ा हुआ है, एन मैट्रिक एन। ये है एन एन डाई मैथिल एन। अगर आप इतने बता देते हो तो हमें विश्वास हो जाएगा कि आपको ये टेस्ट बन जाएगा। एक क्वेश्चन करवाते हैं, आज के लिए छुट्टी करते हैं। चलो देखते हैं कौन हमें क्वेश्चन सही करता है। अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री आइडेंटिफाई करते आ गया तो टेस्ट बन जाएगा। Find among all which will be given carbon reaction or करें सॉल्व। ये तो 1 डिग्री है ना, 90 डिग्री देखते थे कितनी आ रही है, 1 डिग्री आ रही है। तो ये कार्बन टेस्ट मतलब इसमें भी 90 डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना। तो ये भी कार्बन टेस्ट। चलिए अब आगे की 2 त्रिज्या बताइए। त्रिज्या बताओ ये वाला, यस और नो।
नाइट्रोजन की डिग्री कितनी आ रही है? 200 डिग्री। इसको तो नहीं बिल्कुल सही है, देखिएगा क्योंकि ये तो 2 डिग्री एम आई है, 2 डिग्री एम आई है ना। फिर बताइए भैया, प्रधानमंत्री होते हैं सर, इसलिए ऐसा घुमा घुमा के बोलते हैं कि आप समझ। तो आप इतना बता दीजिए देगा तो नहीं, अब देगा तो आपने हमें लगा दिया, ठीक है। आप भी आप कह कि नहीं देगा, आप देगा तो क्यों देगा? ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तभी देगा, नहीं तो देगा ही नहीं। ये 1 डिग्री एम है। आपने कहा देगा तो इसका सीधा मतलब है 1 डिग्री एम आई है, तो है 1 डिग्री। नाइट्रोजन की डिग्री कितनी आ रही है? 1 ही तो आ रही है। नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितना एंगल ग्रुप जुड़ा है? 1। या फिर आपकी सिंपल ट्रिक है, जब भी Na2 लिखा मैंने अभी नहीं बता रहे, हम बाद में बताएंगे तो सही हो जाएंगे सवाल सर। कि यहाँ नाइट्रोजन की डिग्री कितनी आ रही है? 1 ही आ रही है, एक है। तो इतना सोचते क्यों बन जाता है? हाँ ये देगा, देगा यहाँ भी कितनी है? 1 डिग्री है। चलिए नियम हाँ बताइए, नहीं देगा है ना। कितने डिग्री की है? 2 डिग्री है ना। ये टेस्ट नहीं देगा। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें एग्जाम में, ऐसा आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन एनिलीन एंड एन मेथिल एनिलीन। तो कौन सा टेस्ट लगा देंगे? कार्बाइन टेस्ट लगा देंगे, तो ये टेस्ट देगा, लेकिन ये टेस्ट नहीं देगा। ऐसे क्वेश्चन आया यहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। ये वाला देगा, ये भी नहीं देगा ना, तो ये भी टेस्ट देगा, ठीक है। आप बाहर आएंगे बताओ देगा क्यों? ये तो 3 डिग्री नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, ये तो 1 डिग्री है ना। देखने में फील ऐसा था जैसे 3 डिग्री, लेकिन 3 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री है। ये वाला देगा, देगा क्योंकि नाइट्रोजन डिग्री कितनी आ रही? चलिए फिर देगा, बताओ इसकी डिग्री बता दो कितनी? नहीं हमें नहीं पता, आप तो सीधे बोलो 2 लिखना है कि 1 की 3? 2 ही है। नाइट्रोजन से कितने डार्क मैटर जुड़ रही? चलिए बाहर बताइए, देगा नहीं देगा? नहीं सिर्फ परेशान करने के लिए है, तो आइडेंटिफाई करना है। चलिए अभी बताइए ना, ये भी चलिए पहले इसका नाम बताइए, फिर बाद में बताइए देगा नहीं। दोनों कॉमन नेम है ना, एक बेसिक नेम बताइए इसको। चलिए फिर क्या बताइए, चलिए एथिल क्यों पहले बोला? अल्फाबेटिकल आ रहा है। मेथिल 2 है, डाइमेथिल एमाइन, तो एथिल डाइमेथिल एमाइन, इसका नाम है ट्राइमेथिल एमाइन, ठीक है ना। इसका नाम बताओ क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन क्या मिल रही है? 1 2 3 4 ना, तो इसके 3 पे क्या जुड़ा होगा? मेथिल। आई पे से होगा, कॉमन नेम नहीं होगा इसका। 3 मेथिल ब्यूटेन है, ब्यूटेन 2, ब्यूटेन की 3 पे नंबरिंग सॉरी इस साइड से जाएगी 1 2, नंबरिंग कहाँ जाएगी? इस साइड से 1 2 3 4, या 1 2 3 4, 4 से नंबरिंग भूल जाएंगे मैं, तो 1 2 3 4, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 एमाइन, ब्यूटेना आई पे से। इसका आई पे से बताओ पहले बाबा।
थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा, लिख के बता दो, बोल के बता पाओ, दिक्कत हो रही है वहाँ से। बन गया? हाँ, बड़े ग्रुप जाएगा एल्केनामाइन, कितनी घंटे दिए थे, तो क्या हो गया एल्केनामाइन, एन डाइमेथिल, एन डाइमेथिल एल्केनामाइन, लास्ट ईयर का भूल गए है ना, ये नहीं चलेगा थोड़ा तो पिछले याद होना चाहिए। चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनने लगेगा नहीं दे रखी, तो ये कितनी डिग्री है, सिंपल सा तरीका ये है, इतना सारा परेशान घंटा भर डिग्री की जरूरत नहीं होती है हमें, ऐसे में बहुत टाइम लग गया। इतना सिंपल तरीका रहता है कि Na2 है तो 1 डिग्री, फिर इसको देखो और किसी को मत देखो, 10 घंटा देखा कितने सारे ग्रुप जुड़े, कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन गलत होने के चांस है। सीधे देखो Na2 है तो 1 डिग्री, अगर NH होगा तो 2 डिग्री, और सिर्फ N लिखा होगा तो कितनी डिग्री होगा, ऐसे हम फटाक से सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन। हमें देखा Na2 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 देगा, Na2 देगा, NH नहीं देगा, N नहीं देगा, खत्म बात, Na2 देगा Na2 देगा नहीं देगा, Na2 देगा नहीं देगा, ऐसे 1 सेकंड की क्वेश्चन थी। ऐसे में हम घंटा भर परेशान होते, अरे कितने जोड़ी है वो, दिमाग बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। तो सीधे से इसको देखो और पता कर लो, समझ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर दो, फिर आज की छुट्टी। एक रिएक्शन का चाहिए तो मतलब 2 डिग्री होना। हाँ 2 डिग्री है भाई, के साथ तो होगी नहीं, नहीं 2 डिग्री के साथ ऐसे नहीं होगी, कर लेते हैं ठीक है। जो आप बोल रहे हैं ना बस वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करिए। डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन methylamine and dimethylamine by isocyanide test। तो जल्दी से जो करके दिखा सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए आज का, distinguish between aniline and N-methyl aniline by carbamide reaction। चलिए दो जल्दी से करिए, आज की छुट्टी कल करेंगे, कल करेंगे इस चैप्टर के। कल 3 टॉपिक पढ़ाते हैं मैं आपको 10-10 मिनट के, DDT BS। चलो आप लोग कुछ करो, हम भी करने की कोशिश करते हैं।
स्मेल आएगी यहाँ से, फाउल स्मेल आएगी। मेथिलाइसिस फाइनाइट हो गया, फिर टेस्ट देगा, है ना। और अब बात कर लें डाइमेथिलामाइन की। देखिए ये हमारी डाइमेथिलामाइन एक डाइमेथिलामाइन जो कि 2 डिग्री है और एक ही मेथिलामाइन जो कि 1 डिग्री है। बाकी यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ऐसे में पता कर लेंगे। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये वाली हो गई, सब हो गई, नीला हो गई, हो गई। Diemer-Piemann reaction, Diemer-Piemann या राइमर-पीमन भी बोल सकते हो इसको। रीमर-पीमन रिएक्शन, रिएक्शन को शॉर्ट में लिख देते आप लोग पूरा लिखिए। रीमर-पीमन रिएक्शन, चलिए देखो इसका कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आस्क्ड इन मेनी टाइम्स इन एग्जाम, पेपर में कई बार पूछा गया है। ये रिएक्शन डायरेक्ट नाम से भी आती है, लेकिन इसके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? तो इससे 2 प्रकार का कन्वर्जन बन सकता है। एक तो ये बन सकता है क्लोरोफॉर्म टू सैलिसिल एल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म टू सैलिसिल एल्डिहाइड, एक तो ये कन्वर्जन बनता है इससे। दूसरा कन्वर्जन इससे ये बनता है फिनॉल टू सैलिसिल एल्डिहाइड, एक ये वाला कन्वर्जन बनता है। तो इन दोनों में से कैसे भी ये पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, फिनॉल टू सैलिसिल एल्डिहाइड और क्लोरोफॉर्म टू सैलिसिल एल्डिहाइड। देखो रिमल्टिंग ऑफ एक्शन क्या होती है। चलो इसमें पहले एक लाइन लिखो, when phenol and chloroform is treated with NaOH, KOH भी ले सकते हो आप, है ना, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, with NaOH और KOH। हालांकि हम बता दें इस रिएक्शन के लिए फेवरेट आपका NaOH है, with NaOH और KOH, then ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड is formed, also called
सिल एल्डिहाइड, या फिर फास्ट प्रोनाउंसिएशन करना हो तो सैलिसिल्डिहाइड बोल देते हैं, और अगर आपको स्लो प्रोनाउंसिएशन करना हो तो बोल देते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। जुड़ा हुआ है पूरा ना, आपस में कनेक्टेड है। सैलिसिल एल्डिहाइड या फिर फास्ट बोल सकते हो सैलिसिल्डिहाइड। When phenol and chloroform is treated with NaOH or KOH, then orthohydroxybenzaldehyde is formed called salicylaldehyde। अच्छा, बेंजल्डिहाइड तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, कैसे हम याद सकते हैं? बेंजल्डिहाइड ये हो गया, तो इसके ऑर्थो पे क्या है? हाइड्रोक्सी, इट इज कॉल्ड सैलिसिलाइड। ठीक है, चलिए और रिएक्शंस कर लीजिए। रिएक्शन करते हैं। देखिए ध्यान रखिए, किसकी रिएक्शन है? फिनॉल। पहले हम आपको डायरेक्ट बता दें, फिर इसकी मैकेनिज्म बता दें। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान दें। फिनॉल की रिएक्शन, अगर आप फिनॉल को ट्रीट कर दे, फिनॉल में ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनने वाला है आपका? सैलिसिल्डिहाइड। ये हमारा क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड। जो बातें बता रहे हैं उनको कोशिश करना एज इट इज रिमेम्बर रखनी, है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे रिटन क्वेश्चन नहीं ऑब्जेक्टिव पूछे बने, तो ये बन गया सैलिसिल एल्डिहाइड। लेकिन ये रिएक्शन आप लिख के आओगे तो मार्क्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अभी इसको हम बता रहे हैं डिटेल से। क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, तो हमारा क्या बन जाता है? सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है। लेकिन थोड़ा सा लिखते इसमें क्या होगा? आपका रिएक्शन भी बना रहेगा, सैलिसिल्डिहाइड बनता है। यही बात हम आपको एक नोट बताना चाहते हैं। इसी रिएक्शन में अगर आप, हालांकि इसकी मैकेनिज्म करने में आप मुझे बता दीजिए, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस NaOH से कराते हैं तो बनता है सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एक आता है सैलिसिलिक एसिड। देखो, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक क्या कहलाता है? सैलिसिलिक। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या कहलाता है हमारा? सैलिसिलिक एसिड। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। सैलिसिलिक एसिड, है ना। इसकी भी मैकेनिज्म आप कहोगे तो हम अभी लिखवा देंगे, ठीक है ना, दोनों की लिखवा देंगे, लेकिन सब कुछ ए वाली है, ये ध्यान रखिएगा। ए है हमारी, जब भी आपके नेम में रीमर टीम, दोनों ही रीमर टीमर हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कभी भी रीमर टीमर रिएक्शन आए तो ये वाली लिखनी है आपको जी, ए में रीमर टीमर सैलिसिलिक। लेकिन अगर हम क्लोरोफॉर्म के प्लेस में कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें तो हमारा सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, सैलिसिलिक। तो अब इस वाली रिएक्शन के हम मैकेनिज्म आपको बताते हैं, फिर आप कहोगे तो उसकी भी बता देंगे, ठीक है। चलिए तो करते हैं मैकेनिज्म। यही रिएक्शन आपके चैप्टर एक्वल फिनॉल में ईथर में भी है ना।
बस आपकी यहाँ कवर होगी तो वहाँ कवर होगी। देखिए एक एक स्टेप ध्यान से देखते हुए मैकेनिज्म करते हुए इसके मैकेनिज्म के कई तरीके हैं, हम वो तरीके से करा रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैकेनिज्म का मतलब समझते हो आप लोग? क्लियर है? जैसे अभी हमें रिएक्शन कर दी, हमें रिएक्टेंट पता था, प्रोडक्ट पता था, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक कैसे गया ये नहीं पता चला हमें। तो जब हमें वही विधि जिससे हम ये बताते हैं कि रिएक्टेंट कितने स्टेप्स में और कैसे जाके प्रोडक्ट में गया, उसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। आगे बात समझ में? ऐसा हम यहाँ से पन्ना से हमने कहा पन्ना से छतरपुर चले गए, तो पन्ना आप मान लो हमारा रिएक्टेंट हो गया सबसे, और छतरपुर में जहाँ पहुँचना प्रोडक्ट। लेकिन उसके बीच में कैसे गए? साइकिल से गए, मोटरसाइकिल से गए, बस से गए, सीधे डायरेक्ट गए, 1 घंटे में गए, 30 मिनट में गए, या कहीं रुक रुक के गए, तो ये एक मैकेनिज्म हुई ना, इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। क्लियर है ना? देखिए तो मैकेनिज्म करते हैं इसकी। एक एक स्टेप हम करेंगे आराम से, आप लोगों के साथ में देखते होंगे। ये लिया हमने फिनॉल। फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करानी है आपको 2NaOH से। आप चाहो तो 2NaOH डायरेक्ट लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। यहाँ पर हमने ओपन करके इसलिए लिखा क्योंकि हमें आपको रिएक्शन समझाने के लिए ना थोड़ा सा हम लोग करेंगे इसको, क्यों करेंगे बताते हैं। फर्स्ट टाइम इसकी रिएक्शन करानी है क्लोरोफॉर्म प्लस 2NaOH। आप लोग चाहें तो 2NaOH डायरेक्ट लिख सकते हो ना, हमें क्योंकि रिएक्शन समझानी है आपको इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं क्लोरोफॉर्म इन 2NaOH से करानी है। देखिए ये पहला स्टेप आपको समझ में आ गया तो बाकी सभी स्टेप समझ में आ जाएंगे आपको, है ना? देखिए यहाँ से एक Cl, देखो सभी बात को, यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक Na, एक ही निकलेगा। तो एक चीज देखिए, जब भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो ना, तो जो भी चीज निकल रही है उसको एरो के नीचे लिखा करो ना, बेटर रहता है। क्योंकि आगे फिर हमने अगर कुछ निकाल लिया तो फिर रिएक्शन को आगे करते हैं तो समझ में नहीं आता कि किससे रिएक्शन हो रही है और क्या लिख रहे हैं। तो जब भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है तो उसको आप जो भी आपका बाई प्रोडक्ट है उसको आप बिलो एरो लिखा करो। और आपको एक चीज पता होगा कि अगर जो भी बाई प्रोडक्ट होता है, अगर हम उसको एरो की इस साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड, तो प्लस करके लिखते हैं, लेकिन एरो के नीचे लिखते हैं तो माइनस करके। तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, क्या निकल गया? NaCl। तो अब ये क्या बचा? CH Cl2, है ना? आप देखते हैं यहाँ से A वाला H, ठीक है, और यहाँ से ये वाला Na, A निकल गया। अब क्या निकल गया? सॉरी, यहाँ से ये वाला H और यहाँ से A वाला OH निकल गया। तो बताओ अब क्या निकल गया? है ना? H2 निकल गया। तो ये जो Na है कहाँ जुड़ जाएगा? इसो पे, है ना? ये जो Na है ये आपके कहाँ जुड़ जाएगा? इस पे, है ना? तो अब ये OH और ये वाला H, तो H2O निकल गया, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl निकल गया। अब देखो ध्यान से, फाइनल लास्ट देखो, यहाँ से आपका EH, यहाँ से आपका A वाला H और यहाँ से ये वाला OH, ये निकल गया। तो तब क्या निकल गया? H2O। कितने निकल गए? H2O। अब देखो थोड़ा सा ये मिक्स हो गया सब कुछ, आपके लेक्चर सही नहीं है, इसको और क्लियरिटी के साथ लिखने की कोशिश करते हैं जिससे हमें भविष्य में दिक्कत नहीं आए, हमारे नोट्स थोड़े अच्छे बन रहे हैं ना, तो इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं ऑर्थो पोजीशन का ही हाइड्रोजन क्यों पहले से निकाल के रख लिया बाहर? क्योंकि ऑर्थो पहले से होगी ना, थोड़े बहुत हमें अपनी लॉजिक ध्यान रखनी है।
इस रिएक्शन को और क्लियरिटी के साथ लिखने की कोशिश करते हैं ना, जिसमें आपको दिक्कत नहीं हो सकती। नहीं तो वो सब कुछ मिक्स हो जा रहा है वहाँ पर, तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि पहला स्टेप ही इसका इम्पोर्टेंट स्टेप है, बाकी सब तो बहुत सरल है ना, सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही इसका है, बाकी तो बहुत सरल है। तो देखो नोट्स में हमेशा एक एक चीज एक्सप्लेन होनी चाहिए हमारी, कुछ भी बचना नहीं चाहिए एक्सप्लेन होने से। बाद में हम एग्जाम में चाहे तो ये सब ना करें, लेकिन नोट्स में तो यहाँ से H2O निकल जाए यानी यहाँ चमक जाएगा, ठीक है। ये अब देखो यहाँ से ये तो क्लियर हुई फर्स्ट, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा तो यानी यहाँ चमक जाएगा। यहाँ से ये वाला OH और यहाँ से ये वाला H। अब थोड़ी चीजें हमें ज़्यादा एक्सप्लेन होती होंगी। यहाँ से ये वाला OH और यहाँ से ये वाला H, क्या निकल गया H2। टोटल कितने H2O निकल गए, 2 H2O निकल गए। अब बचा ये यानी और यहाँ से ये Cl, तो ये वाला Na यहाँ से एक Cl को पकड़ लेगा तो क्या निकल गया NaCl, ये हमारा NaCl निकल गया। तो देखो क्या बचा, हम इसको देखते हैं। ये यानी यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से जैसे ही H निकला यहाँ की बैलेंसी कम हुई और इससे आपका एक Cl निकल चुका है तो इसकी भी एक बैलेंसी कम हो गई। तो यहाँ जो CH2 बचा वो कहाँ आके लग जाएगा, इस तो इसके बाद रिएक्शन खत्म है। कई स्टेप्स होने हैं लेकिन रिएक्शन बहुत सिंपल है, यही था मेन स्टेप। तो कर लीजिए इसको आप लोग और हम भी लिख देते हैं इसको यहाँ पर। ये बन गया। देखो CH2 को ऐसे लिख लेना, जैसे हम लिख रहे हैं है ना, ऐसे जैसे हमने लिखा है, ठीक है। तो ये फिनॉल था, ये है हमारा क्लोरोफॉर्म, अब इसके बाद नेक्स्ट बहुत सिंपल है, वेरी इजी। हम अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन बताएंगे, यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। इसका रिएक्शन देखो बहुत इजी है, वेरी इजी। यहाँ लिखिए हमने फिर से 2NaOH से रिएक्शन कराते होंगे। अब आपका माइंड खुद बताएगा, बताओ क्या निकलेगा, 2NaCl, बिल्कुल राइट है ना, Cl 2NaCl निकल जाएगा, हमने निकाल दिया 2NaCl। OH में दोनों OH कहाँ लग जाएंगे, Cl की पोजीशन पे। ये OH और एक CH, तो देखो यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक Cl, 2Na और Cl निकल गए, बचे हुए दोनों OH में से एक OH यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ लग जाएगा। अच्छा देखो थोड़ा टेस्टी हम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है N है ना, N है ना, OH OH। देखो कोई दिक्कत अभी तक, इस खत्म होने वाली रिएक्शन, इस खत्म है रिएक्शन होने वाली है। हम नीचे को लिख देते हैं ना, यहाँ को लिख देते हैं रिएक्शन। देखो थोड़ा सा हीट देंगे रिएक्शन, मतलब एनवायरनमेंट से दिखेगा। देखो क्या होने वाला है, यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या निकलेगा, और ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा, CH ग्रुप बन जाएगा ना। इसमें ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो बन जाएगा CH। तो बेंजल्डिहाइड तो आ गया हमारे पास, आ गया ना, लेकिन हमें दिक्कत कहाँ पर है, ऑर्थो में हाइड्रोक्सी नहीं आया है अभी तक, बेंजल्डिहाइड आ गया। अब इसको लिख लो, क्या हम बताते हैं आपको, इतना लिख लो। बिल्कुल आराम से इसलिए समझा रहे हैं कि आप कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक भी स्टेप में,
यहाँ तक क्लियर? चलो अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। हम यहाँ पर देखिए, एक लाता है हमारा फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन आता है, जैसे कि एल्किन हो गया तो एल्कोक्साइड बोलते हैं, इसी तरह इसको फिनॉक्साइड बोलते हैं। और अगर इसमें Na मॉलिक्यूल जुड़ गया तो इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। आज ही हम बता देते हैं आपको, कभी भी आपको सोडियम फिनॉक्साइड दिख जाए उसकी रिएक्शन हमेशा डाइल्यूट एसिड से किया करो, जो बनना है बनने दो। कभी भी आपको सोडियम फिनॉक्साइड दिख जाए कहीं पर भी लिखा तो उसकी रिएक्शन किससे होनी है? डाइल्यूट। आगे भी पढ़ोगे आप रिएक्शन। तो देखिए ये यहाँ पर इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम? HCl से। और आप लोग अब खुद बता दोगे क्या निकलने वाला है, बताओ। NaCl। अब तो लास्ट प्रोडक्ट है तो सीधे NaCl यहाँ निकाल दिए, यहाँ जहाँ आपको यहाँ निकालेंगे तो माइनस करके, यहाँ निकालेंगे तो पहले एल्डिहाइड आता है, फिर कीटोन आता है, फिर OH आता है ना, एल्डिहाइड कीटोन। फिर तो नाम इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे। तो फंक्शन ग्रुप में पहले ऊपर ए आता है, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे। तो बेंजीन में क्या जुड़ा है? एल्डिहाइड, तो हो गया बेंजेल्डिहाइड। और बेंजेल्डिहाइड की ऑर्थो पोजीशन पे अभी जो जुड़ा है OH, इसका नाम फिनॉल के बेस पे तो जाएगा नहीं। साइड में इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। जैसे NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ऑर्थो पे क्या है? हाइड्रोक्सी, और बाकी क्या बचा? बेंजेल्डिहाइड। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं 2 पे हाइड्रोक्सी है ना, 2 पे है, या फिर ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। और इसका जो कमर्शियल नेम है वो क्या है आपका? सैलिसिलएल्डिहाइड। ये है आपकी फर्स्ट स्टेप ही था, बाकी तो कुछ नहीं था। अब देखो मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर ये तो आपका सीधा सीधा हो गया। सर हाँ, ये कह रहा है कि सर वो NaOH नहीं निकालेंगे यहाँ दो क्यों? तो सर एक NaOH खत्म हो गया तो सर वो वापस करना कहाँ पर? यहाँ पर ये तो ये हम देखो जो आपका क्वेश्चन है वो बोर्ड के बेस पे है। ये हमने यहाँ कंटेनर लिया, इस कंटेनर में फिनॉल पड़ा हुआ है और इस कंटेनर में क्या पड़ा हुआ है? क्लोरोफॉर्म। साथ में इसमें क्या डाल दिया? NaOH। अब इन मॉलिक्यूल की काउंटिंग थोड़ी है वहाँ पर, ये कितने एक फिनॉल थोड़ी डाल रहे हैं, 2 क्लोरोफॉर्म या कोई 3 NaOH या 4 NaOH थोड़ी डाल रहे हैं। एक तो फिनॉल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, क्लोरोफॉर्म के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, एंड NaOH के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। तो रिएक्शन फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और NaOH के मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। पहले किसमें जा रहे हैं? इसमें, फिर इसमें जा रहे हैं, फिर यहाँ पर, और इसी में क्या पड़ा हुआ है आपका? डाइल्यूट HCl। तो ये सब अब इनके नंबर्स बहुत हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन का रेशियो और प्रोपोर्शन बताया गया वो है। जैसे कि हमने कहा कि मान लीजिए कोई भी हमने केमिकल रिएक्शन करी तो हमने उसका थोड़ा अमाउंट लिया, दूसरे केमिकल का भी थोड़ा सा अमाउंट लिया। अब वो केमिकल कोई हम काउंट करके थोड़ी डाल रहे मॉलिक्यूल, वो रिएक्शन हो रही है तो एक निश्चित रेशियो में हो रही है, वो रेशियो ऐसा था। तो बोर्ड पे तो इसको ऐसा माना जाता है। ये है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, है ना। ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं बच्चों को पता होते हैं जो नीट या जेईई की तैयारी करते हैं, बाकी किसी को नहीं पता रहती है कितना कर लेंगे वो, और ज़्यादा स्टैंड नहीं होती वो। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ लिया जाता है, यहाँ पर जो एक स्पीशीज जुड़ी हुई है, एक है क्या आखिरकार एक इतना होगा, और हम आपको बताते हैं यहाँ पे जो स्पीशीज, ध्यान रखना आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ही आ सकता है, विच रीजन विच लिंक विथ फिनॉल, कौन सा रीजन या कौन सा फाइल यहाँ पर फिनॉल से लिंक होता है। तो ये जो यहाँ पर लिंक होता है, ये जो ये एक्चुअली में ए वाला मॉलिक्यूल लिंक होता है आपका,
H तो वो बैलेंसी के लिए है, लेकिन ये मॉलिक्यूल होता है और इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। लिख लीजिए इसको नाम डाइक्लोरोकार्बीन। आपसे पूछ सकते हैं, अभी बता दें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। एक डाइक्लोरोकार्बीन है, दिस इज अ डाइक्लोरोकार्बीन। तो यहाँ पर जो ये रीजन लिंक हुआ है वो डाइक्लोरोकार्बीन है, लेकिन ये पूछ लेंगे इसमें पहला नंबर तो विच रीजन इज लिंक, विच अटैकिंग रीजन इज लिंक, पहला तो उसका नाम होना चाहिए डाइक्लोरोकार्बीन। लेकिन यहाँ से जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये फ्री रेडिकल है कि इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। मतलब जो ये रिएक्शन होती है वो किसके द्वारा होती है, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होती है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होती है, फ्री रेडिकल के द्वारा होती है। तो हमें ये तो पता चल गया कि डाइक्लोरोकार्बीन है। अब ये बताओ कि ये है क्या, फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है? न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने देख लिया लॉन पेयर, तो आपने अंदाजा लगाया कि ये देगा। बच्चे यही गलती करते हैं, उन्होंने सोचा कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है तो लॉन पेयर एक्स्ट्रा है तो ये तो देगा। किसको देगा? पॉजिटिव चार्ज को, मतलब न्यूक्लियस को देगा। ये न्यूक्लियोफाइल में, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब है कैसे वो हम बता देते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल है, डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल है उसको भी हम क्लियर कर देते हैं, है ना। देखिए इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन के टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, फाइल मतलब लव, अट्रैक्शन एफिनिटी। जो इलेक्ट्रॉन के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं, इसको चेक करें। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 6 है ना। इसका ऑप्टिक तो क्या हो गया, इनकम्प्लीट। ध्यान रखिए कभी कोई अपने नॉन पेयर या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो तभी करता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और ज्यादा हो, नहीं तो नहीं करते वो कभी डोनेट। इसका तो ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है, पहले से गरीब है, तो क्यों इसको डोनेट करेगा? ये तो और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को और क्या करेगा, लेगा। मतलब किसके प्रति अट्रैक्ट होगा, टूवर्ड्स किसके प्रति, इलेक्ट्रॉन के। तो ये क्या है, ध्यान देते क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं, बताओ तो डाइक्लोरोकार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, ठीक है। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। क्लियर, आपकी हीमोग्लोबिन रिएक्शन कर चुकी है। एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप लोग चाहते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली बता रहे तो वो भी हम बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना है, तो मैंने CH3 लेना है। तो हम बताया ना कि बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग ना, यहाँ इंटरमीडिएट बनता है। जैसे हम कहीं भी अपनी कार्बन ली थी हमने, जब हाइड्रोजन बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग लगाते हैं ना, तो ये बैलेंसिंग पूरी करने के लिए यहाँ पर है। मेन रीजन यहाँ पर क्या होता है, कार्बन, है ना। क्या होता है कि हम जो यहाँ आंखों से देख रहे हैं उसके अलावा कुछ हमें लॉजिक से देखना पड़ता है। तो हम यहाँ लॉजिकल देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट तत्व बनता है अटैक करने के लिए वो कौन बनता है, डाइक्लोरोकार्बन। ये हमें लॉजिकली ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें वो ऐसी होती हैं जो हमें दिखती है, उसके अलावा कुछ होती है। तो ये यहाँ H बैलेंसिंग, हम अपना H लगा नहीं देते, H बैलेंसिंग होती है। लेकिन पहले यहाँ पर कौन सी स्पीशीज अटैक करती है, डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल करता है। तो 2NOH लेना है ना। हम क्यों इतनी देर लगा रहे हैं रिएक्शन को, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में रिएक्शन करा सकते थे। और भी तरीका है इस रिएक्शन कराने का, ऐसे भी कर सकते हैं, कई तरीके हैं, हम आपको 1000 तरीके बता सकते हैं, 1000 नहीं 3-4 बता सकते हैं, ठीक है। हम आपको 3-4 तरीके बता सकते हैं इस रिएक्शन को, लेकिन बेस्ट जो सबसे बेस्ट है वो हमने आपको क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2NOH लेना है, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, NaCl, H OH OH H, है ना, ये वाला OH और ये
सूत्र ये वाला H ये वाला OH OH2 निकाल देना। इसके बाद तो बिल्कुल सिंपल है, 2NaOH 2NaCOH OH एल्डिहाइड एंड आज बता ही दिया हमने कभी भी 1 के डाइमिथाइल से रेफर है ना, ये समझा। अब अगर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली जाननी है तो वो भी हम यहीं पर बता देते हैं आपको, ठीक है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको पूरा फोकस इस पे करना है, 1% भी कम नहीं करना है, इसमें 100% फोकस सैलिसल्डिहाइड बनाने पे करना है, ठीक है। देखिए हम आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी जल्दी से बता देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते ना। देखो अगर यहाँ पर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे ये रिएक्शन फिर कैसे होगी, देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH, ये यानी जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कितना है आपका, ये 4Cl है ना, अच्छा JOH और ये H, OH और ये बिल्कुल सेम रिएक्शन है, OH OH एक टू निकल गया, यानी यहाँ से मिल गया, ये वाला स्टेप खत्म, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया, कितनी है 2, यहाँ से यानी और यहाँ से Cl निकल गया। अब यहाँ क्या बचा CCl 3। अब आपको खुद समझ में आ जानी है रिएक्शन, बताओ कितने NaOH लेंगे, यहाँ कितने NaOH लेंगे, 3 लेंगे ना, 3 NaOH लेंगे, क्लियर है। क्या निकल जाएंगे, कितने OH जुड़ेंगे यहाँ पर, 3 OH जुड़ेंगे ना, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, क्या निकलेगा 2, क्या बचा COO, यही बचेगा ना, और फिर इससे करा देंगे तो यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ क्या आ जाएगा COOH, क्या हो गया सैलिसिलिक, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, क्लियर है। एक और बता देते हैं, CCl4 लिया हमने, यहाँ से Na और यहाँ से X लिया, NaCl निकल गया, ये वाला OH और ये वाला H निकल गया H2, AH और AOH निकल गया H2, बच्चे CCl3 तो वो यहाँ आके लिंक हो गए। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, जैसे हम लिखते जाएंगे, हमें खुद Cl बता रहे हैं कि 3 NaOH चाहिए, 3 NaCl, 3H2 ठीक, आपके 3 OH जुड़ गए, H2 निकल गया, बचा COOH, और ये देखने आया तो डाल दिया Cl से, ठीक चलिए है ना इसकी। तो ये हो गई आपकी रीमर रिएक्शन। अब यहाँ से 2 क्वेश्चंस और बनते हैं आपके, उनको भी कीजिए बता देते हैं इसी रिएक्शन से, इसका आप आपको लिखेंगे, कौन सा सैलिसल्डिहाइड बना था हमारा, अरे सॉरी, कौन सा बेंजल्डिहाइड बना था हमारा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अच्छा ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को ही सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हाइड्रोक्सी पैरा पे लग गया तब भी इसको सैलिसल्डिहाइड बोल दो आप, ये ध्यान रखिएगा। जैसे दूसरी चीजें में तो सिर्फ ऑर्थो मेटा पैरा चेंज करते जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ही सैलिसल्डिहाइड कहलाता है। अच्छा तो पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या सिर्फ इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, मीन सिर्फ सैलिसल्डिहाइड बनता है, नहीं, दोनों बनते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बनता है इसमें, प्लस CH ग्रुप यहाँ पे भी लिंक होता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दोनों बनते हैं। लेकिन इसकी चर्चा कभी क्यों नहीं की जाती है, इसकी रिस्क क्यों की जाती है, आप कभी भी रिएक्शन पढ़ोगे, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत कम बनता है, लेकिन थोड़ा सा बनता है, ये बात ध्यान रखिए, बहुत कम बनता है। मेन प्रोडक्ट कौन होता है हमारा, ये वाला होता है, उसी कंटेनर में रिएक्शन हुई, 90% ये बना, 10% साइड में ये बने। तो पहले ध्यान रखना कि इसमें मेन प्रोडक्ट कौन होता है, सैलिसल्डिहाइड जो हमने बनाया, और थोड़ा बहुत ए भी बनता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन ये आता है कि क्यों बन रहा है ये, सबसे ज्यादा क्यों ऑर्थो वाला ही क्यों बन रहा है सबसे ज्यादा, पैरा वाला क्यों, जबकि हमने जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी उसमें आपको बताया था कि पैरा हमेशा बनता है ज्यादा, तो इसमें ये क्यों बनता है, इसका एक ही रीजन है, बड़े सिंपल तरीके से बता देते हैं, जो बताया गया है यहाँ पर वही लिखा है, इसलिए बनता है क्योंकि इस केस में यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या इस केस में पॉसिबल है, हमने बताया था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगी जब मॉलिक्यूल्स में जुड़े हुए जो भी आपकी स्पीशीज है या ग्रुप ऑफ एटम्स है या फंक्शनल ग्रुप है वो पास पास हो, तभी
नोट करके लिखेंगे हम। इसमें नीचे लिखिए some amount of para hydroxy benzaldehyde is also formed. Some amount of para-hydroxy benzaldehyde is also formed. कुछ अमाउंट में हमारा कौन सा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हमारा बनता है। लेकिन इसको सैलिसल्डिहाइड में कहेंगे हम। सैलिसल्डिहाइड से कौन कहलाएगा आपका? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हमारा सैलिसल्डिहाइड बनेगा। अब सेकेंड पॉइंट जो कि हमारे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, देखिए मेन और मेजर प्रोडक्ट इज सैलिसल्डिहाइड मेन और मेजर प्रोडक्ट सैलिसल्डिहाइड। तो जाओ ना लैंग्वेज कराता है सैलिसल्डिहाइड is formed as a main or major product रीजन बताओ, जल्दी बताओ रीजन। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। विद इन द मॉलिक्यूल्स इंट्रा, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंटर, है ना, ध्यान रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर ना यहाँ पर चलिए को मेन प्रोडक्ट आपका सैलिसल्डिहाइड बनता है या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, सैलिसल्डिहाइड रीजन वही है आपका। molecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding। क्लियर? पढ़ने के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। में चले जाओ, एक नंबर में आती ही है तो सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिखनी है और मेटल वाली कुछ लिख देना, ऊपर वाली नहीं लिखना। 2 नंबर में आती है तो थोड़ा और बता देना। ये तो हमने आपको सब कुछ बता दिया है ना, हर एक चीज़।
तो देखिए ना मार्क्स कितना है। हमारा मानना ये है, देखिए हमने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया, बोर्ड एग्जाम में हमें बताना पड़ता है चेकर को कि हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसको नहीं पता वो कैसे माइंड सेट से आपकी कॉपी चेक करेगा, जैसा आप उसको बना दोगे। ये हमने अभी तक बड़े कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं लेकिन उनके नंबर कम आ जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ कॉपी में कुछ ऐसा करके नहीं आते कि सर को पता चल जाए कि पढ़ने वाला बच्चा है। तो हमने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है, बोर्ड एग्जाम में आपको बताना पड़ता है तो आपकी सबसे अलग लिखावट होनी चाहिए। हमेशा जो आंसर पूछे उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा देना है, थोड़ा सा ज़्यादा, तभी पता है सबसे अलग, तभी वो आपकी कॉपी ढंग से चेक करेगा। नहीं तो हाल क्या होता है, शुरू की 10 कॉपी तो अच्छे से चेक होती है और उसके बाद अगर उसने देखा कि ये कॉपी हमें परेशान कर रही है नहीं है, तो फिर वो नंबर बहुत तेज़ी से काटता है। वैसे ही वो पागल हुआ रहता है वहाँ पर, इतने सारे स्कूल पर बैठे रहते हैं, यदि प्रिंसिपल गलत रहता है कि कॉपी चेक करो, तो फिर उसने 10 तो उसने की आराम से, और फिर उसने जब ये सबके साथ होता है, हम लोग भी 11वीं की कॉपी हमने कई चेक की, बोर्ड की कॉपी हमने इंग्लिश मीडियम की उत्कृष्ट में आई थी, तो वहाँ टीचर नहीं थे इंग्लिश मीडियम की, तो हमने चेक की थी वहाँ की कॉपी, है ना। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ भी यही होता है, हम लोग भी शुरू की 10-15 कॉपी बहुत हम चेक करते हैं, मैन है ये दिमाग से, लेकिन 10-15 कॉपी चेक करने के बाद एक तो आंसर इतनी तेज़ी से सेट हो जाते हैं दिमाग में, है ना, ऊपर से पता चल जाता है। फिर तो देखा कि बच्चे ने कुछ गड़बड़ किया, फिर तो फट चल रहा है। तो आपको मजबूर करना पड़ेगा चेकर को कि वो आपके हर एक चीज़ को पढ़े, अंडरलाइन करे। यही तरीका है आपके अच्छे नंबर लाने का। सबसे हट के कॉपी लिखी होनी चाहिए और हमेशा कुछ ज़्यादा, और ध्यान रखना चेकर की मजबूरी है कि वो 5 नंबर के क्वेश्चन में 6 नहीं दे सकता, इसलिए सभी क्वेश्चन अटेंड करना जरूरी है। ये नहीं कि आप जी देखिए जो भी कर था उसके आने से रिएक्शन विथ NaOH और KOH, रिएक्शन विथ NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताइए मुझे। कास्टिक पोटास, इट इज कॉल्ड कास्टिक पोटास, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा, कास्टिक सोडा। रिएक्शन विथ NaOH और KOH, तो देखिए इसमें बनने वाला है फॉर्मूला आपका, फॉर्मेट बनने वाला है, मतलब पक्का है कि किससे बनने वाला है, फॉर्मिक एसिड से 100% है। ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला हो गया, यही डिसोसिएट होता है, ये फॉर्मेट आएगा तो HI निकल जाएगा। तो अगर इसमें सोडियम आयन आके जुड़ जाएगा तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, पोटेशियम आयन आके जुड़ जाएगा तो पोटेशियम फॉर्मेट, कैल्शियम आयन जुड़ेगा आके तो कैल्शियम फॉर्मेट, लेकिन जब कैल्शियम आयन जुड़ेगा तो फिर फॉर्मेट आयन के 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, है ना। तो हम अगर when chloroform react with NaOH then it forms sodium formate, when react with KOH then it forms potassium formate। जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछी जाता है कन्वर्जन वो KOH से पूछा जाता है। आता क्या है आपके एग्जाम में, देख लेते हैं थोड़ा सा क्या आता है कन्वर्जन, ये आता है सीधे क्लोरोफॉर्म टू पोटेशियम फॉर्मेट, ये कन्वर्जन आया है। तो देखिए अगर क्लोरोफॉर्म से पोटेशियम फॉर्मेट बनाने के लिए आ जाएगा तो हम किससे रिएक्शन कर देंगे, KOH से।
और अगर सोडियम फॉर्मेट बनाने के लिए आ जाएगा तो Na-OH। हालांकि पोटेशियम फॉर्मेट फेवरेट होता है आपका, उनके लिए पोटेशियम फॉर्मेट ही पूछते हैं ना। तो यहाँ पर लिख लिया हमने पोटेशियम फॉर्मेट इज फॉर्म्ड, पोटेशियम फॉर्मेट इज फॉर्म्ड, पोटेशियम फॉर्मेट इज फॉर्म्ड। देखिए इस रिएक्शन को कैसे हमें रिमेम्बर रखना है, CH CL3, ध्यान से देखो, और प्लस क्या लेना है यहाँ पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम फॉर्मेट बनाना है। वैसे यहाँ बैलेंस ही याद रखिए, आपको खोल देना है। तो देखिए इसका रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगी। क्या बनाना है हमें, पोटेशियम फॉर्मेट, तो हम सीधे यहाँ पोटेशियम फॉर्मेट बना देते हैं। इसके बाद अब आप लोग थोड़ा ध्यान, यहाँ से एक के तो निकल गया ना, और यहाँ कितने की बची, 3 की बचे है ना, 3 की बची है यहाँ पर, और 3Cl क्या निकल जाएगा, 3KCl, यही निकलेगा ना। अब थोड़ा एक और ट्रिक देखना यहाँ पर, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4, यहाँ कितने निकल गए, अब बचे 2 ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन बचे उतने वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दो, और ये रिएक्शन कंप्लीट। नोट कर लीजिए। ऐसा क्यों, हम आपको एक चीज बता देते हैं, हमारा माइंड सीधी चीजों को जल्दी भूल जाता है, और उसी चीज को थोड़ा सा अगर हम, या फिर हम ऐसा बोल दें, कोई चीज़ बहुत सिंपल होती है तो हमारा माइंड का टेंशन उसकी तरफ उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन चीज़ों को अगर थोड़ा हम बैलेंस करें, उसको आगे पीछे करें, या कई तरीके से समझने की कोशिश करें, तो वो चीज़ हमें याद भी आ जाती है। जैसे हम कभी भूल गए कि यहाँ कितने वाटर निकलने थे, तो फिर हमारा दिमाग अपने आप बताता था कि अरे यहाँ 4 ऑक्सीजन थे, 2 तो यहाँ निकल गए, मैक्सिमम 2 ऑक्सीजन से 2 ही वाटर निकल सकते। तो चीज़ों को थोड़ा सा अपने माइंड में एक बार एक्सप्लेन कर ले हम, तो वो हमारे लिए आसान हो जाती है। पर इसको ऐसा करने की कोशिश करते, CH3 4KOH HCO 3 KCl 2H2O, तो एक बार हम भूल सकते थे, लेकिन अब नहीं भूल सकते हम, हमें यही से रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। यहीं से हमें रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। हमने लिखा फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला पता है हमें HCOOH, तो H के प्लेस पे किया जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट, बची 3 की 3K + 3Cl 3KCl, 2 ऑक्सीजन निकल गए, बचे 2, या फिर हम यहाँ देख रहे हैं 4 हाइड्रोजन से मैक्सिमम कितने एक्टिव निकल सकते हैं, तो कैसे है ना। और अगर हमें सोडियम फॉर्मेट बनाना होता, यहाँ A लिख सकते हैं,